बायो फर्टिलाइजर क्या होता है? कोई सूक्ष्म जीव, जीवाणु, जिसका या तो ठोस रूप होगा या फिर तरल रूप होगा, डोरमेंसी में होगा, उसको हम संभालेंगे, फिर पौधों तक पहुंचाएंगे, पौधों पर जाने के बाद ये एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा, उसे क्या कर दोगे? जैव उर्वरक। क्या हो सकता है ये? सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक परिभाषा पढ़े। जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो किससे तैयार होते हैं? सूक्ष्म जीवों से, या तो जीवित अवस्था में होंगे या फिर सुसुप्त। सुसुप्त किसे कहोगे? या तो मरा हुआ नहीं हो या फिर जीवित नहीं हो। जीवित और मरा हुआ दोनों अवस्था में नहीं हो, मतलब एक्टिव नहीं है। जब ये सही वातावरण में आएगा तो वापिस एक्टिव हो जाएगा और सही काम करना शुरू कर देगा। जैव कोशिकाओं जैसे क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल आदि एकल या अकेला भी हो सकता है और समूह में भी हो सकता है, जो किसी वाहक जैसे ठोस रूप, ठोस नहीं तो क्या कहते हैं, द्रव रूप में मिल सकता है, या तो किसी लिक्विड में होगा या फिर किस रूप में रहेगा? ठोस रूप में। जो नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। जो चीज अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, उस वस्तु को कौन से रूप में बदलता है? उपलब्ध में। जैसे फास्फोरस है, पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, उस फास्फोरस को गोड़ लेकर काम करता है, उसे क्या कह दोगे? जैव उर्वरक। पादप बढ़वार पदार्थों को साबित करने के साथ साथ ये मृदा की क्रियाशीलता और गुणवत्ता पौधों के स्वास्थ्य को वृद्धि करने में उपयोग होता है। जैव उर्वरक क्या होता है? एक उत्पाद है जो किससे बनता है? सूक्ष्म जीव। कौन से हो सकते हैं? जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल। अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। जीवित अवस्था में हो सकते हैं या फिर सुसुप्त अवस्था में हो सकते हैं। किसी भाग जैसे ठोस में भी हो सकते हैं और द्रव में भी। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर सकते हैं, फास्फोरस को घुलनशील बना सकते हैं, पोटेशियम को भी घोल सकते हैं और फास्फोरस की वृद्धि में फायदा करते हैं। वृद्धि के साथ साथ उसमें विटामिन होते हैं, कई चीजें होती है जो पौधों की वृद्धि में उपज बढ़ाने को फायदा करते हैं। पहले लिखो जैव उर्वरक की परिभाषा। जैव उर्वरक एक उत्पाद है जो सूक्ष्म जीवों की जीवित एवं सुसुप्त जैव कोशिकाओं जैसे जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल आदि के एकल या समन्वित समूह है, जो किसी भी वाहक, चाहे वो ठोस हो सकता है, ठोस में कोई सा मान लो, चाहे लिग्नाइट हो, पिट हो, बिटुमनी हो, कोयला हो, लिख लिया।
लिख लिया होगा तो हमने पढ़ा है किसके बारे में, जैव उर्वरक की परिभाषा। अब जैव उर्वरक की परिभाषा का मतलब क्या है, जैव उर्वरक एक उत्पाद होता है जो कार्बनिक खेती में उर्वरक का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। किससे बनता है ये, सूक्ष्म जीव कौन कौन से हो सकते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसीट, इनसे बनता है। या तो ठोस अवस्था में होगा या फिर द्रव अवस्था में होगा, या तो जीवित होगा या फिर सुसुप्त होगा। और पौधों की वृद्धि में ये जरूरी होता है, या तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा या फास्फोरस को पोषक तत्वों को घोलने का काम करता है। ऐसे उत्पादों को क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। क्लियर। अब फिर इसके बाद बताया मैंने कि जैव उर्वरकों के लाभ क्या क्या है, बताया था कल। किसे कहेंगे जैव उर्वरक, ये तो पता है। और जैव उर्वरकों के लाभ क्या है। पहला लाभ क्या है, जैव उर्वरक सस्ते होते हैं। जैव उर्वरक क्या होते हैं, सस्ते। सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि जीवाणुओं को, कवकों को इनको पैसा देना नहीं पड़ता। इनको पैसा नहीं देना पड़ता तो ये क्या होंगे, सस्ते होंगे। देखो हम बात करेंगे जैव उर्वरकों के लाभ की। पहला है, जैव उर्वरक पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस नहीं, इसके साथ ही किसी करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करते हैं। कुछ जैव उर्वरक है तो किसकी आपूर्ति करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की। ये पोषक तत्वों के क्या है, सस्ते स्रोत है, पैसा देना नहीं पड़ता। तीसरा, कुछ जैव उर्वरकों जैसे एजिटोबैक्टर, एजोला, नील हरित शैवाल, हार्मोन्स, विटामिन आदि का स्राव करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सारे के सारे जैव उर्वरक जो है पौधे की वृद्धि पर कौन सा प्रभाव डालते हैं, अनुकूल। अनुकूल प्रभाव का मतलब पौधे की वृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब वृद्धि रुक जाएगी। इसके उपयोग से फसलों के उपज, कल मैंने बताया था कि जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसल की उपज में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, 20 से लेकर 40% तक फसल की उपज में वृद्धि हो सकती है। कुछ जैव उर्वरक जैसे एंटीबायोटिक उत्पन्न करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे मृदा जनित रोगों का प्रभाव क्या होता है। मैंने अगर बीज पढ़ा हो, आपने तो बताया होगा, बीज में कुछ रोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई भी रोग है, उस रोग को लगने के बाद रोग तो फैल गया, नुकसान करना था वो कर लिया, फिर रोग का जो जीवाणु है या स्पोर है, चाहे वो जीवाणु जनित हो, कवक जनित हो, जो स्पोर है, रोग फैलने के बाद, फसल के नष्ट होने के बाद जो स्पोर है वो अगली पीढ़ी में कैसे जाएगा, या तो बीज के साथ चिपक जाएगा, तो उसे तो कहेंगे बिजोड़ रोग। क्या कहोगे, बिजोड़, सीध बीज जनित रोग। और कुछ जीवाणु के जो कवकों के या रोगों के स्पोर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, मृदा में। मृदा में पड़े रहते हैं। अगर ये मृदा में रहेंगे तो अगली बार फसल बोएंगे तो फिर क्या फैलाएंगे, रोग। तो उन्हें क्या कहते हैं, मृदोड़ रोग। तो मृदा जनित रोगों, इनमें क्या होता है, जैव उर्वरकों से कमी आती है, ये रोग वहीं रुक जाते हैं। इनके उपयोग से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या होता है, सुधार। भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का मतलब सीधा सीधा क्या है, किसमें सुधार होगा, मृदा की उर्वरता। उर्वरता का मतलब मृदा की भौतिकता भी अच्छी होगी, पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ेगी और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। नील हरित शैवाल, जिसको बीजीए और एजोला, नाइट्रोजन के अतिरिक्त, मैंने कहा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्थिरीकरण करते ही है, इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक आदि की उपलब्धि कराते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की क्रियाशीलता में भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये बात है इसकी लाभ। लाभ के बाद मैं बताया था जैव उर्वरकों का वर्गीकरण। जैव उर्वरक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। बताए थे मैंने कल, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जैव उर्वरकों, खाद्य उर्वरकों की तरह पोषक तत्व नहीं होते, इनके अंदर कुछ नहीं होता। मैंने कहा था कि इनके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। वहीं से लेंगे और कहां से दे देंगे, पौधों को दे देंगे, अपने पास कुछ भी नहीं होगा। एजोला के अलावा, एजोला के पास व्यवस्था होती है, एजोला खुद वृद्धि करता है पानी के साथ और फिर पोषक उपलब्ध कराता है। लेकिन ये पोषक तत्वों को घुलनशील करने, उनको गतिमान करने, अवशोषण करने और वहन करने वाले करता है। जैव उर्वरक क्या होता है, खुद कुछ भी नहीं लेके आते, वातावरण से नाइट्रोजन का लेंगे, स्थिरीकरण करके पौधों को पहुंचा देंगे। मृदा से फास्फोरस लेंगे, उसको घोड़ेंगे और वापस मृदा में छोड़ देंगे। उनके पास खुद का कुछ भी नहीं होता। इन जैव उर्वरकों को कई बार बायो इनोकुलेंट भी, मैंने पहले बता दिया कि जैव उर्वरकों को किस नाम से जानते हैं, बायो इनोकुलेंट या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर, बायो कल्चर के नाम से भी जाना जाता है।
जैव रासायनिक क्रियाओं में विशेष पोषक तत्वों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर जैव रूपों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। कितने प्रकार का कहा था मैंने? 6 प्रकार का। पहला कौन सा है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? कल बताया था मैंने, सहजीवी और दूसरा असहजीवी कहते हैं या मुक्त जीवी। क्या होता है? सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी जो है वो कितने प्रकार के होंगे? दलहनी फसलों में सहजीवी, दूसरे अदलहनी फसलों में सहजीवी, और तीसरा एजोला के साथ सहजीवी। तो सहजीवी कितने प्रकार के हो गए? 3। जो दलहनी फसलों के साथ अच्छा संबंध रखते हो, जो अदलहनी फसलों के साथ अच्छा संबंध रखते हो, और तीसरा एजोला के साथ अच्छा संबंध। और मैंने बताया था एजोला क्या है? फर्ण है, जलीय फर्ण है। और मुक्त जीवी जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। दूसरा कौन सा है? फास्फोरस रूपांतरण। ये फास्फोरस का स्थिरीकरण नहीं करता, रूपांतरण करना है। मतलब मृदा में जिस अवस्था में फास्फोरस है और उस अवस्था को पौधे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या करता है? वो घोलता है और उस अवस्था को करता है जिसको पौधे ग्रहण कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस रूपांतरण। तीसरा है कंपोस्ट उत्प्रेरक। मैंने बताया था कि वे जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंपोस्ट उत्प्रेरक। चौथा कौन सा था? वर्धीकारक या राइजोबैक्टीरिया। वर्धीकारक किसे कहते हैं? या हार्मोन बताया था मैंने। वर्धीकारक किसे कहते हैं? जो पादपों की वृद्धि को बढ़ा दे, उसे क्या कहोगे? वर्धीकारक। पांचवा कौन सा है? जिंक विलेयकारी, जो जिंक को घोलने का काम करता है। छठा कौन सा है? पोटेशियम विलेयकारी, जो पोटेशियम को घोलने का काम करता है। पहला कौन सा था? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, अदलहनी फसलों के साथ सहजीवी और एजोला के साथ सहजीवी। फास्फोरस वाले 2 प्रकार के होते हैं, फास्फोरस रूपांतरण। तीसरा कौन सा है? कंपोस्ट उत्प्रेरक। चौथा कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन या पाचन वृद्धि नियामक। पांचवा कौन सा है? जिंक को घोलने वाला। और छठा कौन सा है? पोटेशियम घोलने वाला। अब बात करते हैं पहला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? सहजीवी और मुक्त जीवी। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक कहते हैं या फ्री लिवर। सहजीवी किसे कहते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन करना कितने समूह में बांटा गया है? वो 3 भागों में। कौन कौन सा? दलहनी फसलों के साथ सहजीवी, दलहनी फसलों के अलावा, दलहनी फसलों के अलावा का मतलब अदलहनी फसलों के साथ, और तीसरा एजोला के साथ सहजीवी। दलहनी फसलों के साथ सहजीवी कौन सा है? राइजोबियम, एक ही है ये, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जीवाणु। अदलहनी फसलों के साथ कौन सा है? एसिटोबैक्टर और एजोस्पर्म। एजिटोबैक्टर नहीं है, एजिटोबैक्टर कौन सा आएगा? मुक्त जीवी। और एजोला के साथ कौन सा है? एनाबिना, नोस्टोक। फिर है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। फ्री लिविंग कौन सा है? बैक्टीरिया जिसमें परपोषीय प्रकाश संश्लेषण है। उदाहरण कौन सा जाएगा? एजिटोबैक्टर। खुद ही क्या है? परपोषीय, दूसरे पर निर्भर करता है, ये पौधे पर निर्भर रहेगा। और क्लोस्ट्रिडियम और क्लेप्सियला, ये 3 जो है वो कौन से हैं? मुक्त जीवी। और नीले हरित शैवाल जो है वो क्या है? प्रकाश संश्लेषित होते हैं। तो नाइट्रोजन वाले कितने प्रकार के हो गए? 2, सहजीवी और, ये तो सिर्फ उदाहरण पढ़ रहे हैं, लंबी कहानी आगे पढ़ेंगे अभी तो। सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, दलहनी फसलों के साथ, अदलहनी फसलों के साथ और एजोला के साथ सहजीवी। और मुक्त जीवी कौन सा है? एजिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम और क्लेप्सियला। नीले शैवाल ये भी कौन से हैं? मुक्त जीवी। उसके बाद नाम आता है कौन सा? फास्फोरस रूपांतरण। फास्फोरस रूपांतरण वाले कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, एक जीवाणु और दूसरा कवक। फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु कौन से हैं? PSB, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग कवक। ये
पीएस का मतलब निकालता हूं, ऐसे पूरा लिखूं, फास्फोरस घोलक जीवाणु, ये है पीएसबी। और फास्फोरस घोलक कवक, इसको फंगस कहते हैं। सहजीवी कौन सा होता है? कवक पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर मृदा में उपलब्ध फास्फोरस के उपग्रहण के सहायता होते हैं। मृदा में जो फास्फोरस को ग्रहण करेंगे और सीधा पौधों तक पहुंचा। साधारणतः फास्फोरस विलेयता में इनका योगदान नहीं है। फास्फोरस घोलने का काम नहीं करती। फास्फोरस घुली हुई फास्फोरस को कहां तक पहुंचाते हैं? पौधों को। तभी कौन सा होगा? सहजीवी। और ये कौन सा है? वेस्कुलर अर्बोस्कुलर। कौन सा हो जाएगा? वेस्कुलर अर्बोस्कुलर। इसे क्या कहोगे? वीए। फास्फोरस घुलनशील या रूपांतरण वाले कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जीवाणु होता है और दूसरा कवक होता है। कवक जो है वो कौन सा होगा? सहजीवी। सहजीवी मतलब घोलने का काम नहीं करता। घुली हुई फास्फोरस को कहां तक पहुंचाता है? पौधों तक। और वो कौन सा है? वेस्कुलर अर्बोस्कुलर। और फास्फोरस विलेयकारी जीवाणु कौन सा होता है? पीएसबी और पीएसएफ। तीसरा कौन सा है? कंपोस्ट उत्प्रेरक। किससे कहोगे कंपोस्ट उत्प्रेरक का मतलब विक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा दें। कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ के अपघटन प्रकोष्ठ जीवाणु द्वारा उपयोग किया जाता है। ये तो अपने को पता है कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन कौन करेगा? जीवाणु करेगा। जो कि कार्बनिक पदार्थों के कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को कम करने में सहायक होता है। मैंने बताया कि जब ये जीवाणु मृदा में रहेंगे तो जो भी फसलों के अवशेष है उनको जल्दी से क्या करेंगे? अपघटित करेंगे। अपघटित करेंगे तो उनका नाइट्रोजन का और कार्बन का रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसमें उपस्थित तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। अब या तो पादपों के अवशेष या तो पड़े रहेंगे या उनको अपघटन करेंगे तो उस तत्वों की उपलब्धता क्या होती है? बढ़ जाती है। ये जीवाणु बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीस होते हैं। कुछ भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, कवक। अलग अलग चीजों का अपघटन अलग अलग करता है। जैसे ट्राइकोडर्मा, सेलुलोमोनास, पेनिसिलियम या एस्परजिलस। ये क्या होते हैं? कंपोस्ट उत्प्रेरक, जो क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कार्बनिक पदार्थों को सड़ने गलने अपघटन में शीघ्रता करते हैं। जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को क्या करते हैं? कम करते हैं। चौथा कौन सा है? हार्मोन पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया। ये जीवाणु पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। ये जीवाणु क्या करेंगे? पोषक तत्व नहीं देंगे। पोषक तत्व के जगह क्या देंगे? हार्मोन। तभी हमने क्या लिखा है? पौध वर्धीकारक, पौधों की वृद्धि को बढ़ाने वाले। हार्मोन उत्पाद पौध कोशिकाओं के विशिष्ट आयन वहन तथा संरक्षण रसायनों के उत्सर्जन के माध्यम से पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वे जीवाणु जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की उपलब्धता नहीं करके हार्मोन को उपलब्ध करवाते हैं, यह हार्मोन की वृद्धि को बढ़ाते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। उसे क्या कह दोगे? पौध वर्धीकारक राइजोबैक्टीरिया। वे बैक्टीरिया जो पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराकर हार्मोन को क्या करते हैं? स्रावित करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि बढ़ जाती है। पांचवा कौन सा है? जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक। क्या काम करेगा जिंक? वे जीवाणु जो मृदा में अनुपलब्ध जिंक को उपलब्ध जिंक में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहेंगे? जिंक विलेयकारी जीवाणु। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बेसिलस, सुबिडिलस, थायोबैसिलस, थायोसिंडिक्स और सेकोरोमाइस, इसमें से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? मृदा में उपस्थित जिंक को अनुपलब्ध अवस्था से कौन से अवस्था में बदलते हैं? उपलब्ध अवस्था में। उसे क्या कहोगे? जिंक विलेयकारी जीवाणु। अगला कौन सा है? पोटेशियम विलेयकारी जीवाणु। किसे कहोगे पोटेशियम विलेयकारी जीवाणु? जो अनुपलब्ध पोटेशियम को उपलब्ध पोटेशियम में बदलता है, वो क्या है? पोटेशियम विलेयकारी जीवाणु। पोटेशियम संचरण को बढ़ाने के लिए केले में राइजोस्पेम के जीवाणु पृथक और विकसित किया जाता है गया है। केले का जो राइजोस्पेम स्पेयर जीवाणु है उसको वहां से हटाया गया है, जिससे पोटेशियम का आसानी से पौधों द्वारा अवशोषण किया जा सकता है, जिससे पौधा जो है पोटेशियम को आसानी से अवशोषित कर सकता है। फ्रूटेलिया ओरेटिया की एक नई जीवाणु प्रजाति जो एक बायोइनोकुलर है। बायोइनोकुलर का मतलब क्या होता है? जैव उर्वरक, जिसका प्रयोग पोटास उर्वरक का उपयोग कम किया जा सकता है। अगर मृदा में पोटास कम डालना है तो जो मृदा में पोटास पहले से है उसको अनुपलब्ध से कौन सी अवस्था में करते हैं? उपलब्ध अवस्था में, जिससे पौधे आसानी से ग्रहण कर सके। इसके लिए क्या काम मिल जाता है?
केले का जो पौधा होता है उससे राइजोस्फीयर जीवाणु को वहां से हटा दें तो ये काम आसान हो जाता है। और दूसरा जीवाणु कौन सा है? फ्रूटोरिया ओरिटिया। अगर ये वहां रहेगा तो फास्ट पोटेशियम की उपलब्धता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, और बढ़ने से हम दोबारा पोटेशियम की आवश्यकता नहीं होगी। उर्वरक नियंत्रण आदेश कब आया था? 1985। इसके अनुसार प्रति ग्राम सूखे वाहक के जीवाणु की संख्या, 1 ग्राम सूखे जीवाणु की संख्या जो होती है, जिसमें राइजोबियम हो सकता है, एजिटोबैक्टर हो सकता है, एजोस्पाइरलम हो सकता है, एसिटोबैक्टर हो सकता है, पीएस भी हो सकता है, पीएसएम हो सकता है, पोटेशियम सोलिडाइजिंग बैक्टीरिया हो सकता है, जिंक मिलेगा जीवाणु, जितने भी जो है कि अब इतना ध्यान रखना है कि उर्वरक नियंत्रण फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इस एफसीओ करते हैं 1985 के अनुसार। इसने ये कहा था कि 1 ग्राम कोई भी सूक्ष्म जीवाणु होगा, क्या होगा? 1 ग्राम सूक्ष्म जीवाणु होगा, तो उसकी संख्या कितनी होगी? तो संख्या होगी 1 इंटू 10 की घात 7 से लेकर 1 इंटू 10 की घात 8 प्रति मिलीलीटर द्रव, 1 ml द्रव में इतनी संख्या होगी। तो जितने भी हम सूक्ष्म जीव या राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर ये सब पढ़ रहे हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 1 इंटू 10 की घात 7 से लेकर 1 इंटू 10 की घात 8 तक हो सकती है। ये जीवाणु की संख्या होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी हो। ये बात किसके लिए थी? जैव उर्वरक। हमने सिर्फ जैव उर्वरकों के उदाहरण पढ़े। क्या पढ़े हैं? सिर्फ उदाहरण। अब अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? हमें इतना पता है कि जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हैं? 6। पहला कौन सा है? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने वाला जैव उर्वरक। कौन सा है? सहजीवी और मुक्तजीवी। सहजीवी पहला कौन सा पढ़ा हमने? दलहनी फसलों के साथ सहजीवी कौन सा है? राइजोबियम। कौन सा है? तो पहला डिटेल से पढ़ेंगे किसके बारे में? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? जीवाणु जो है वो दलहनी फसलों के साथ कौन सा संबंध रखता है? सहजीवी संबंध रखता है। और क्या काम करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कहाँ रहता है ये? दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में रहता है, और वातावरण से या मृदा से नाइट्रोजन गैस लेता है, पौधों को उपलब्ध करवाता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां अलग अलग पौधों में क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन की, या जो राइजोबियम है, राइजोबियम की स्पीसीज का मतलब कौन कौन सी प्रजाति, कौन कौन सी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जैसे पहली स्पीसीज पढ़ेंगे हम राइजोबियम मिलिलोटाई। कौन सी पढ़ेंगे? राइजोबियम मिलिलोटाई। ये किस में काम करती है? रिज्का, बरसिम और सेंजी में। फिर पढ़ेंगे राइजोबियम ट्राइकोलाई। किस में काम में लेते हैं ये? बरसिम में। किस में काम में लेते हैं? बरसिम में। ऐसे अलग अलग प्रकार के 3 प्रकार के राइजोबियम होते हैं। राइजोबियम, एजोराइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। राइजोबियम भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, जो तीव्र वृद्धि करता है, धीमी वृद्धि करता है और सामान्य वृद्धि करता है।